नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम कृषि दर्शन में बात करने वाले हैं धान की रुपाई के विषय में। जी हाँ, आज हम दो पद्धतियों को विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो कि हैं DSRI पद्धति और इसके साथ SRI पद्धति। SRI पद्धति को हमारे किसान भाई श्री पद्धति के नाम से भी जानते हैं। DSR तकनीक धान की सीधी रुपाई के विषय में हमें बताती है। इसके साथ ही हम धान के अलग अलग किस्मों के बारे में जानेंगे और साथ ही इस विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संजीव वर्मा। जी हाँ, आप कृषि वैज्ञानिक हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। तो आइए जानते हैं धान की इन दोनों पद्धति के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस समय ग्रीष्मकालीन खेती की तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। खास करके जो किसान धान की खेती करते हैं तो उन पे हम आज कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन सी पद्धति से खेती धान की करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और लागत को कम किया जा सके। क्योंकि धान की खेती हमारे जो किसान भाई करते हैं उसमें सबसे प्रमुख समस्या आती है वो आती है हमारी लेबर की या मज़दूरों की। क्योंकि धान में कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लेबर की आवश्यकता पड़ती है, मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें खास करके दो पद्धतियाँ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जो हम जिस पे आप चर्चा करने वाले हैं। जिसमें धान की पहली पद्धति हमारी DSR, जो कि अभी नई पद्धति है। इसके पहले SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मतलब धान में, और दूसरा है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस, सीधी बुआई पद्धति। आमतौर पे जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसकी हम श्री पद्धति भी बोलते हैं हमारे किसान भाई, या धान में जो हमारे किसान भाई काफ़ी समय से खेती करते आ रहे हैं, जो बहुत सारे स्टेट्स में, तो इस छत्तीसगढ़ खास करके यहाँ पे काफ़ी क्षेत्राच्छादन, मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में, बालाघाट और इनमें इस पद्धति से हमारे किसान भाई खेती करते हैं। यहाँ इसकी कुछ बातें हैं कि हम कौन सी बातें हैं जो किसान भाई करें तो जिससे SRI पद्धति हो सके। सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। प्रमुख किस्में कौन सी हों जो SRI पद्धति में हमारे? पूसा 11-21 बहुत अच्छी किस्म है SRI पद्धति के लिए। पूसा बन हमारा जो है बहुत अच्छी किस्म है। JHR हमारे जो हाइब्रिड राइस हैं, जवाहर राइस, हाइब्रिड राइस के बहुत सारे सीरीज हैं जो हमारे किसान भाई इसमें भी SRI पद्धति में उपयोग कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल की भी कुछ WJL की कुछ वैरायटियाँ हैं जो हमारी इस पद्धति में काफ़ी उपयुक्त हैं। परंतु यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि किस्मों की बजाय यहाँ पे हमारे किसान भाई ध्यान दें कि जो हमारी पद्धति है वो क्या है। SRI पद्धति में, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में, हमारे किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि श्री पद्धति में कि जो हमारे अवधि है, सबसे पहला है कि रोपणी कैसी लगाएं। रोपणी लगाना सबसे प्रमुख बात है। हमारे किसान भाई रोपणी की तैयारी इस समय धान में कर रहे हैं। तो रोपणी लगाने में विशेष बात का ध्यान रखें कि जो भी वो रोपणी लगाने वाले हैं तो वहाँ पर लगभग 1 मीटर चौड़ी और लगभग 5 से 10 मीटर लंबी अपनी आवश्यकता अनुसार कितने रकबे में वो बुवाई करने वाले हैं, उस हिसाब से यहाँ बीज मात्रा का रोपणी में प्रयोग होगा। तो ये 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी रोपणी में आप लगभग 2 किलो बीज का उपयोग करें, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। श्री पद्धति में हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा 1 एकड़ में मात्र 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बनस्पत दूसरी पद्धति, परंपरागत पद्धति में 10 से 12 किलो बीज लगता है ये रोपणी तैयार करने में ही। तो यहाँ सबसे पहली हमारी लागत जो कम हुई वो है रोपणी को तैयार करने में। दूसरी बात हमारी आती है यहाँ पर, वो आती है रोपणी से पौधे कितने समय की अवधि के बाद हमें निकालने चाहिए। रोपणी जब हम तैयार कर रहे हैं, इसमें कतारों में बोनी करना है हमारे किसान भाइयों को। यहाँ पर जो ज़मीन से लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई रोपणी होना चाहिए और इसमें अच्छा पका हुआ गोबर का खाद ऊपर रोपणी में अपने नर्सरी में डाल लें। और साथ में NPK की थोड़ी सी मात्रा, लगभग 1-1 किलो तीनों की मात्रा ले लें। इसमें अपनी रोपणी में आप जब बेड तैयार करेंगे, रोपणी की 15 सेंटीमीटर ऊंची हुई बेड तैयार करेंगे, उस समय ये खादें मिला लें। और हो सके यदि वर्मी कंपोस्ट मिल जाए आपको तो उसका प्रयोग करें। तो लगभग 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी बेड पे कम से कम आप 50 किलो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। क्योंकि इसमें जब हम अगली स्टेज में आपको बताएंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता होती है,
जब ये उठी हुई क्यारी आप बनाएंगे और रोपणी से पौधों को ट्रांसप्लांटिंग के लिए जब 8 से 12 दिन या 8 से 14 दिन के पौधे को हम जब रोपणी से निकालते हैं तो साथ में उसका बीज तंतु लगा होना आवश्यक है। यही श्री पद्धति की खासियत है, क्योंकि हमारा जब ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं या पौधरोपण जब हम खेतों में करते हैं 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे इसकी रोपण किया जाता है धान में श्री पद्धति में, तो वहाँ पर जो हमारा पौधा है 8 से 12 दिन का या 8 से 14 दिन का जो पौधा है तो ये काफ़ी छोटा होता है, इसको भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसमें बीज तंतु लगा रहता है। बीज तंतु सहित हम उसको अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक सबसे प्रमुख बात श्री पद्धति के यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। और जब हम वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद का उपयोग इसलिए करते हैं कि जब हम वहाँ से पौधा निकालेंगे तो वो आपका बीज तंतु लगा हुआ तभी निकलेगा जब भुरभुरी मिट्टी होगी, और जब आप वहाँ से निकालने चाहेंगे तो उसको लगभग 1 दिन पहले आप हल्की सिंचाई उसमें कर दें रोपणी में, ताकि पौधे आसानी से निकल आएँ। तो ये एक प्रमुख बात है। यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस तरह से हम रोपणी तैयार करें। रोपणी से पौधे को खेत में ले जाने की दूरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ श्री पद्धति, जिन खेतों में आप श्री पद्धति से धान की बुआई करना चाहते हैं या धान की प्लांटिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर उसी खेत में रोपणी तैयार करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले लॉस यानी पर्यावरण एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में होने वाले वाहन से या समय अधिक लगने की वजह से जो नुकसान हमें होगा, तो उससे हमारी जो वाइबल क्षमता, पौधों की जो स्थापना क्षमता कम हो जाएगी और उगेंगे, जमेंगे नहीं, अच्छे से तैयार नहीं होंगे हमारे रोपे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसी खेत में लगाने से। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कतारों की दूरी, अभी 2 तरह की रिकमेंडेशन हो गई हैं। जब हम हमारा 8 से 14 दिन का पौधा तैयार हो जाएगा, हम 14वें दिन लगा रहे हैं या 12वें दिन लगा रहे हैं पौधे को, तो कतारों में हमें 25 बाई 25 सेंटीमीटर से एक कतार से दूसरी कतार की दूरी, कतारों से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी बराबर रखना चाहिए। मतलब आपका जो है पौधा बराबर दूरी पे दोनों तरफ से रहेगा, कतार में भी और पौध संख्या में भी। तो इस तरह से लगभग हमारे 1 स्क्वायर मीटर में, प्रति वर्ग मीटर में लगभग 16 पौधे आएंगे। यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि आने वाले समय में जब आप अपने इन धान के खेतों में इंटरकल्चर ऑपरेशन, निदाई गुड़ाई के कार्य करेंगे, तो इसमें आपको सबसे प्रमुख जो है कोनो बीडर नामक एक यंत्र आता है, जिसे ताऊची गुरमा हिंदी में बोलते हैं। कोनो बीडर नामक यंत्र से जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि क्या खासियत है इसमें, जिसको हम श्री पद्धति बोलते हैं। तो जिस दिन हमने ट्रांसप्लांट किया, पौधों को रोपण किया अपने खेतों में, उससे 10वें दिन पहली निदाई हमें करना चाहिए। और निदाई हमेशा चेक में होगी, जैसे कि मैंने बताया कि पौधों की दूरी और कतारों में और अपने पौधों से पौधों की दूरी दोनों तरह से बराबर है। तो आप जो निदाई यंत्र है इसका प्रयोग जब करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे। आप क्रॉस में निदाई यंत्र का प्रयोग करेंगे पौधों के दोनों तरफ से, तो 10वें दिन पहला निदाई आपको करना है प्लांटिंग के उपरांत, जिससे कि और जब निदाई करेंगे तो एक बात का और हमारे किसान भाई यहाँ पर ध्यान रखें कि श्री पद्धति में मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि नॉर्मल जो हमारी कृषक पद्धति है उसकी तुलना में श्री पद्धति में, जहाँ हमारे किसान भाइयों को पानी की मात्रा का मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल पद्धति में लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता 1 किलो धान को उपजने में लगती है, वहीं श्री पद्धति में लगभग 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा कम लगती है। यहाँ अधिक पानी भर के रखने की आवश्यकता नहीं है श्री पद्धति में। निदाई हमें 10 दिन, 20 दिन और 3 दिन 30 दिन पे 3 निदाइयाँ हमें करना चाहिए, जिससे अच्छी कल्लों की संख्या, कंसों की संख्या, जिसको हमारे टिलर्स बोलते हैं किसान भाई, इसकी संख्या बहुत तेज़ी से निकलेगी और आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा वृद्धि करेगा। तो ये विशेष बातें हैं श्री पद्धति की। तो मैं यहाँ किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में श्री पद्धति से आप खेतों में बुवाई करें, प्लांटिंग करें और अच्छा उत्पादन है। अब मैं थोड़ा सा DSR, सीधी बुआई पद्धति की बात यहाँ किसान भाइयों से करना चाहूँगा। DSR में हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी बात है, जैसे हम नॉर्मल बुआई गेहूं की करते हैं उसी प्रकार से इसमें हमें बुआई करना है। इसमें 9 इंच पे हमें कतार की दूरी रखना है, 22.5 सेंटीमीटर कतारों से कतार की दूरी रखना है। और बीज मात्रा लगभग 30 किलो से 35 किलो प्रति हेक्टेयर इसमें आवश्यकता होती है।
तो इस बात का विशेष हमारे किसान भाई ध्यान रखें। 30 से 35 किलो बीज हमें प्रति हेक्टेयर सीड ड्रिल से बुवाई करना है। DSR पद्धति में भी हमारे किसान भाई प्रथम बार जब आपका चूँकि 22.5 सेंटीमीटर आपने कतारों से कतारों की दूरी रखी हुई है, तो इसमें आपको निंदाई यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जब आप का अंकुरण फसल में आ जाए, चूँकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है SRI पद्धति में। SRI पद्धति में जब निदाई करते हैं उस समय हम हल्का सा पानी भर के खेतों में रखना है। श्री पद्धति में लगभग 2 इंची पानी आप भर के रखें, तभी ताऊची गुरुमा यंत्र या जिसे हम कोनो बीडर कहते हैं वो चला सकते हैं। आपके पास पर्याप्त पानी है तो वही पद्धति आप DSR में कर सकते हैं। हल्का सा पानी खेतों में रखें। हालांकि जब DSR करते हैं तो इसमें खेतों को मचाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे गेहूं की बुवाई करते हैं वैसे ही बुवाई की जाती है। साथ ही जब आप मचाई नहीं करते हैं तो पानी रोक के रखना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है। इसलिए आप जो प्लॉट साइज़ हैं वो छोटे कर दें और हल्की सी लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई मेड़ें बना दें खेत में। छोटे छोटे प्लॉट और छोटी छोटी मेड़ें 15 सेंटीमीटर उठी हुई बना दें। लगभग आधा एकड़ के आप प्लॉटिंग कर लें और 15 सेंटीमीटर की उठी हुई मेड़ें बना दें, ताकि जो बारिश का पानी है वो रुकते हुए खेतों से बह के निकले। और यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि DSR पद्धति में यदि लेजर लेवलर का प्रयोग आप शुरू में कर लें तो आपको इसमें और अच्छा लाभ मिलेगा। यदि लेजर लेवलर का प्रयोग करेंगे और खेत आपके समतल हो जाएंगे अच्छे से, तो वहाँ आपको पानी रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि बारिश कम भी हुई या पानी बह के भी निकालना है तो वो एक बराबर रफ्तार से पानी निकल जाएगा आपका, अधिक पानी होना। और इन खेतों में पानी भर के, दोनों ही पद्धतियों में खेतों में पानी भर के रखने की आवश्यकता नहीं है। कभी लंबा स्पेल यदि बारिश का नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, उस अवस्था में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा पानी, एक हल्की सिंचाई देने की आवश्यकता है। और ख़ास करके जब हमारी धान में मिल्किंग स्टेज आ जाए, दुग्ध अवस्था आ जाए, तो यहाँ किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, जब दुग्ध अवस्था में लगभग 1 इंच पानी हमें इन खेतों में भर के रखना। तो DSR पद्धति में हल्की सिंचाइयाँ देना है। और जो आपकी SRI पद्धति में लगभग 1-1.5 इंच पानी हमें खेतों में भर के रखना चाहिए मिल्किंग स्टेज आने के बाद या दुग्ध अवस्था धान में आने के बाद, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो मैंने दोनों ही पद्धतियों की यहाँ बातें आपको किसान भाइयों बताई हैं, जिसमें SRI पद्धति, DSR पद्धति दोनों शामिल हैं। दोनों की खासियत ये है कि दोनों में उत्पादन लागत काफ़ी कम हो जाती है। जहाँ हमारी SRI पद्धति में बीज की बचत होती है, वहीं हमारी DSR पद्धति में समय की और लेबर की बचत होती है या हमारे मज़दूरों की बचत होती है, जो एक काफ़ी लाभकारी होता है। तो इन विशेष बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें। मगर DSR पद्धति में भी निदाई का विशेष ध्यान रखें कि प्रथम निदाई, एक बार निदाई अवश्य कर दें, ताकि जो मिट्टी है एक बार पलट जाएगी। और इसमें पानी भर के निदाई करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली हमारे जो हल्की जब बतर आती है खेतों में, तो आप जो निदाई यंत्र प्रयोग करते हैं, हैंड व्हील हो जिसको हम बोलते हैं, उससे भी आप इसमें निदाई कार्य कर सकते हैं। तो इन जो विशेष बातें जो मैंने इन दोनों पद्धतियों की बताई हैं, हमारे किसान भाई यदि उनका ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे दोनों ही पद्धति से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर देंगे और साथ ही उत्पादन लागत भी कम लगेगी। DSR पद्धति में जो हमारी उन्नत किस्में है, PS5 काफ़ी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं सुगंधित धानों में। इसके अलावा पूसा 1121 रिकमेंडेड है, जो कि हमारी काफ़ी प्रचलित किस्म है। इसके अलावा जो बगैर सुगंधित किस्मों में क्रांति है, MTU 1010 है, ये भी हमारी सीधी बुआई पद्धति के लिए हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो इन किस्मों की ध्यान रखें कि ये रिकमेंडेड किस्में हैं, पूसा सुगंधा 5, पूसा 1121। तो इन बात का ध्यान रखें तो हमारे किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है कि कृषि दर्शन को हम आगे की ओर ले चलें। जैसे कि खेती किसानी भी अब आधुनिक तकनीकों के साथ साथ आगे की तरफ जा रही है, वहीं अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें भी कई सारे गुण हैं और प्राकृतिक खेती को आज हम सभी के साथ साथ सरकार भी बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम जैविक रूप से खेती करना सीखते हैं, जिसमें गुड़, बेसन और न जाने कितने ऐसे प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसल का उत्पादन तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही उसका पोषण भी बरकरार रहता है। तो इसी प्रकार की खेती को जानने के और समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये छोटी सी लघु फिल्म। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक कृषि। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज आपने धान की सीधी बुवाई के विषय में जाना और साथ ही उनकी विशेषताओं और उन्नत किस्मों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। साथ ही हमने आपको प्राकृतिक खेती के विषय में एक लघु फिल्म भी दिखाई जो जैविक खेती को बढ़ावा देती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और उत्पादन में भी अधिकतम से अधिकतम उत्पादन हम पा सकते हैं। तो इसी प्रकार आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।